13 दिसंबर 1946 को यूएस नेवी के एक सी प्लेन नेम जॉर्ज 1 में 9 लोग बैठकर एंटार्क्टिका को यूएस के लिए क्लेम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसा प्लान किया गया था वैसा कुछ भी नहीं होता। प्लेन के एंटार्क्टिका के लैंड के पास पहुंचते ही बहुत तेज तूफान शुरू हो गए, जिसकी वजह से इस प्लेन के क्रू को कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से इस प्लेन को एक बहुत तेज झटका लगता है और जॉर्ज 1 बर्फ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस क्रैश में 9 में से 6 लोग जिंदा बचते हैं। लेकिन फिर भी ये क्रैश दुनिया की सबसे रिमोट प्लेन क्रैश थी और ऊपर से एंटार्क्टिका के हार्श एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग -40 डिग्री सेल्सियस में इन लोगों का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन फिर भी ये 6 लोग अगले 13 दिन तक इस एंटार्क्टिका में सर्वाइव करते हैं बिना किसी प्रॉपर शेल्टर, खाने या पीने के। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी मुल्कों की नज़र सिर्फ एंटार्क्टिका पर थी, जिसकी वजह से अगस्त 1946 में यूएस ने ऑपरेशन हाई जंप को लॉन्च किया, जिसमें 13 शिप्स, 33 प्लेन्स और 5000 लोग एंटार्क्टिका भेजे गए इस मकसद से कि वहां पर बेसिस इस्टेब्लिश किए जाए, रिसर्च की जाए और सीक्रेटली एंटार्क्टिका को यूएस के लिए क्लेम किया जाए। और सबसे पहले जो कुछ प्लेन्स एंटार्क्टिका की तरफ भेजे गए उनमें से एक था जॉर्ज 1। 30 दिसंबर 1946 को जॉर्ज 1 यूएसएस पाइन आइलैंड से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में 9 लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग 2 पायलट्स, रेडियोमैन, एक फोटोग्राफर, एक नेविगेटर, प्लेन के कैप्टन, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक ऑब्जर्वर। टेक ऑफ करने के सिर्फ 3 घंटे बाद ये प्लेन फाइनली एंटार्क्टिका के कोस्ट पर पहुंचता है। लेकिन वहां पर वेदर इतना खराब था कि इस प्लेन की एल्टीट्यूड 300 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पाती और ऊपर से इतने ख़राब वेदर में प्लेन के क्रू को कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। और इसी वजह से प्लेन के पायलट रैल्फ लेब्लैंक कहते हैं कि उन्हें प्लेन को वापस घुमा लेना चाहिए। और जैसे ही वो ऐसा करने वाले होते हैं, अचानक से ये प्लेन एक क्लिफ से टकरा जाती है, जिसके इमीडिएटली बाद प्लेन में आग लग जाती है और वो बहुत जोर से जाकर नीचे बर्फ में क्रैश कर जाती है। और इस क्रैश में फ्लाइट नेविगेटर मैक्सवेल लोपेज और एक रेडियोमैन वेंडल हैंडरसन इमीडिएटली मारे जाते हैं और बाकी बचते हैं सिर्फ 7 लोग, जिनमें से प्लेन के पायलट रैल्फ लेब्लैंक बुरी तरह से इंजर्ड थे, जहां उनके फेस और हाथों पर सीवियर बर्न्स थे और उनका हाथ भी टूटा हुआ था और उनको और भी बहुत सी इंजरीज थी जिसकी वजह से वो चल तक नहीं पाते। और इसके बाद फ्रेडरिक विलियम्स जो कि एक मशीनिस्ट थे, उनकी हालत और भी बदतर थी क्योंकि उनकी बैकबोन टूटी हुई थी और उनके फेस पर भी बहुत सी इंजरीज थी। लेकिन फिर भी क्रैश के इमीडिएटली बाद इन बचे हुए क्रू मेंबर्स ने इस प्लेन के टनल सेक्शन में एक शेल्टर बना लिया और बाकी प्लेन के रैकेज में से उन्हें कैंड मीट, सूप, कुछ टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रहना था। और थोड़ा बहुत और ढूंढने के बाद एक रेडियोमैन जेम्स रॉबिन्स को एक गैस स्टोव मिलता है जिसे वो किसी तरह से प्लेन के फ्यूल टैंक से जला लेते हैं और अगले कई दिनों तक बचे हुए सर्वाइवर्स को खाना पका के देते रहे। और फ्रेडरिक विलियम्स और रैल्फ लेब्लैंक के अलावा बाकी सारे क्रू मेंबर्स काफ़ी अच्छी हालत में थे। लेकिन फ्रेडरिक विलियम्स इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थे कि उन्हें उठाकर शेल्टर तक भी नहीं ले जाया जा सकता था, जिसकी वजह से बचे हुए क्रू मेंबर्स उनके आसपास टूटे हुए प्लेन के पीसेज रखते हैं और उन्हें स्लीपिंग बैग्स में ओढ़ देते हैं और रैल्फ लेब्लैंक को उठाकर शेल्टर में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो विलियम्स को जाकर देखते हैं तो विलियम्स ठंड और अपनी इंजरीज की वजह से मारे जा चुके होते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 6 लोग। और ये 6 लोग सिर्फ रेस्क्यू होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इनकी सप्लाई शिप नेम पाइन आइलैंड इस क्रैश साइट से 500 किलोमीटर दूर थी और उन्हें अभी तक अच्छी तरह से कंफर्म भी नहीं था कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। और अगले 3 दिन तक क्रैश साइट पर वेदर बहुत ख़राब रहता है, लेकिन चौथे दिन ये वेदर फाइनली कुछ देर के लिए क्लियर होती है और इस टाइम में ये सर्वाइवर्स बाहर निकलते हैं और बाकी तीनों क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज़ को प्रॉपरली बर्फ़ के अंदर दफन कर देते हैं। और क्रैश के 6 दिन बाद पाइन आइलैंड के पास वेदर क्लियर होता है और एक रेस्क्यू प्लेन टेक ऑफ करती है। जॉर्ज 1 के लास्ट कंफर्म लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए अगले कई दिनों तक इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेस्क्यू प्लेन के क्रू को कुछ भी नहीं मिलता। और इसी दौरान वेदर फिर से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इन बचे हुए 6 लोगों को फिर से अपने शेल्टर में जाकर छुपना पड़ता है। और ये सर्वाइवर्स एक जुगाड़ लगाते हैं और बहुत सारा डेब्री एक जगह पर इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि जब उन्हें कोई प्लेन दिखाई देगा तो वो उसमें आग लगा देंगे ताकि उस प्लेन को इन सर्वाइवर्स को ढूंढने में आसानी हो। और उन्हें कुछ येलो पेंट भी मिलता है जिसे वो टूटे हुए प्लेन के टुकड़ों पर इन मरे हुए 3 क्रू मेंबर्स के नाम लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं डेड।
ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि रेस्क्यू प्लेन्स को समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है। और अगले 6 दिन तक ये सर्वाइवर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं और फाइनली डे 13 को वेदर क्लियर होता है और इन लोगों को दूर से एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी में इस कचरे के ढेर को आग लगा देते हैं और फाइनली कुछ टाइम बाद ये प्लेन बिल्कुल उनके ऊपर से गुजरता है। लेकिन इस सब में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। अब उस प्लेन ने इनको देख तो लिया था, लेकिन ये रेस्क्यू प्लेन सिर्फ पानी में लैंड कर सकती थी और इस क्रैश साइट से सबसे करीबी जो लेक थी वो एटलीस्ट 16 किलोमीटर दूर थी। और इसी वजह से इस रेस्क्यू प्लेन के पायलट एक पेपर नीचे फेंकते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम 16 किलोमीटर दूर लेक तक पैदल चलकर आ सकते हो तो एक सर्कल बनाओ और अगर नहीं तो एक लाइन बनाओ। ये पढ़ने के इमीडिएटली बाद ये सर्वाइवर्स एक सर्कल बनाते हैं और रैल्फ लेब्लैंक को एक वुडन स्लेज पर लेटा कर लेक की तरफ चल पड़ते हैं। और पूरे 24 घंटे तक चलने के बाद जब ये लोग लेक पर पहुंचते हैं तो फिर से एक डेंस फॉग आ जाती है और इन लोगों को फिर से कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर और चलने के बाद इनको फॉग में कुछ लोग दिखाई देते हैं और जब ये लोग करीब जाते हैं तो फाइनली एक सी प्लेन का क्रू उनका इंतजार कर रहा होता है। थकान, सर्दी और दुख सब कुछ एक पल के लिए भूलकर ये सर्वाइवर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून महसूस करते हैं। 13 दिन तक -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड, जख्म और भूख का सामना करने के बाद ये 6 लोग मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं। जॉर्ज 1 का ये मिशन एक खौफनाक ट्रेजेडी बन गया, मगर इस क्रैश से जो कहानी निकली वो सिर्फ एक मुसीबत नहीं बल्कि ब्रेवरी की एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।